Hello everyone, welcome to the daily current affairs of 17th May 2025। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अंडर रिव्यू। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो आरबीआई का है वो अभी रिव्यू में चलने वाला है। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 एंड ऑल्सो सब्जेक्ट इसका इकोनॉमी है। सेकेंड टॉपिक इज IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। आयुर्वेदा डे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड फिफ्थ टॉपिक, इरिगेशन क्राइसिस इन इंडिया। तो ये पांचों टॉपिक हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अंडर रिव्यू। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग पैरेलल रिव्यू ऑफ आरबीआई बफर्स विथ आई ऑन डिविडेंड्स। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने फंक्शंस करता है और फंक्शंस करने के बाद आरबीआई के पास हर साल कुछ पैसा प्रॉफिट में आता है, सरप्लस में आता है। वो प्रॉफिट और सरप्लस आरबीआई किसके साथ शेयर करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने वाली जो बात है ये अभी रिव्यू में चल रही है और इस रिव्यू के अंदर फिर क्या चीज निकल के आने वाली है वो फिर देखने वाली बात होगी। तो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है वो हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बाई आरबीआई, CRAR मेंटेनेंस फॉर रिस्क। जो भी बैंक्स होते हैं उनको बोला जाता है, या आरबीआई भी होती है, तो उनको बोला जाता है कि वो अपने पास CRAR जो है, जिसको CAR भी बोलते हैं, वो मेंटेन करके रखें। CAR मतलब क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोला जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोला जाता है। तो ये आप दोनों इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक्स ने जो भी लोन दिया हुआ है, जो भी उनके पास रिस्क वेटेड एसेट है, उसी के प्रोपोर्शन में उनके पास कैपिटल भी होना चाहिए। वो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एज अ बफर उनके पास होना चाहिए। तो उनके पास CRAR के मेंटेनेंस के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल बफर होना चाहिए। अब पैसा अगर कैपिटल बफर में रखा हुआ है उनके पास, तो उससे क्या होगा, जब भी कंटिजेंसी अराइज होगी, मतलब नीड अराइज होगी, तो उस नीड दो तरह का हो सकता है। एक कोई अकस्मात कंटिजेंसी हो बैंक से रिलेटेड, या पूरा पूरा मार्केट ही सफर कर रहा हो। तो ये दो तरीके से पैसा उनके पास होना चाहिए। और अगर पैसा जब एडिशनल हो गया, ज्यादा हो गया, एक लिमिट से ज्यादा हो गया, तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है आरबीआई प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और रिटेन्ड अर्निंग। उसके अलावा क्या है, CRAR का मेंटेनेंस किसके लिए होता है, रिस्क कवरेज के लिए होता है बेसिकली। तो CRAR क्या है, बैंक्स एडिशनल कैपिटल रखती हैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए, जिसको कई बार हम प्रोविजनिंग भी बोल देते हैं, प्रोविजनिंग। तो उस चीज के लिए जब आरबीआई के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो एक्सेस पैसा, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर पैसा, वो किसको दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते थे। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन 2019 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी चेयर्ड बाई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान। बिमल जालान एक आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक कमेटी का नाम बताया, उनके नाम पे एक कमेटी बनी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब इस कमेटी ने क्या बोला, इट डिफाइंस द लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजनिंग द आरबीआई मस्ट मेंटेन। आरबीआई खुद अपने पास कितना रिस्क प्रोविजनिंग मेंटेन करेगा, मतलब कितना अपने पास एडिशनल कैपिटल वो रखेगा कि कुछ भी अगर मार्केट फेलियर या कुछ होता है तो आरबीआई वो पैसा पंप कर पाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और आरबीआई कैसे मेंटेन करेगा, कंटिजेंसी रिस्क बफर बनाएगा, रिस्क बफर के लिए पैसा अलग से रखेगा। और एक लिमिट से ज्यादा पैसा होगा तो सरप्लस किसको ट्रांसफर कर देगा, गवर्नमेंट को। अब आरबीआई अपने पास एज ए कंटिजेंसी रिस्क बफर कितना रखता है, अ सेफ्टी बफर अगेंस्ट फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रिकमेंडेड टू बी इन द रेंज ऑफ 5.5 to 6.5%। आरबीआई के पास 5.5% से 6.5% के बीच में रेंज में क्या होना चाहिए, एडिशनल कैपिटल होना चाहिए, जो जब भी फाइनेंशियल रिस्क होगा वो आरबीआई उसका यूज कर सकता है। इससे ज्यादा अगर सरप्लस हुआ तो सरप्लस गवर्नमेंट को एज अ डिविडेंड चला जाएगा, क्योंकि आरबीआई को ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। 5 ईयर साइकिल रिव्यू, आरबीआई बिमल जालान कमेटी ने यह भी बोला कि ये जो कैपिटल बफर है, इसका 5 ईयर साइकिल में रिव्यू होना जरूरी है। तो 19 के बाद 55 ईयर
2024 के बाद 5 ईयर हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसका रिव्यू करा रही है और साथ साथ आरबीआई भी इसका रिव्यू करा रही है। अब रिव्यू से ये भी हो सकता है कि जो 5.5% था या 6% उसको घटा भी दिया जा सकता है, बढ़ा भी दिया जा सकता है। अगर ये रिस्क घटाया जा सकता है 4.5 4 ऐसे किया जा सकता है, तो एडिशनल बहुत सारा ऐसा पैसा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल मिलेगा। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए 7% 8% ऐसा कर दिया जाए तो बहुत कम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको इंक्रीज कर देते हैं 6.5 से 7 या 8% कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कम मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे कहाँ खर्च करती है? बहुत सारा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग स्कीम्स के लिए खर्च किया जा रहा है, जो कम हो जाएगा। ज्यादा पैसा देने से अगर ये लिमिट कम किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये खर्चे जो है और ज्यादा कर सकती है, डेवलपमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बट रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसको कम करने से, ये लिमिट कम करने से रिस्क भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम लोग ये करके डिस्कस करते हैं। 2023-24 देखो, 2023-24 में 87,000 2.11 लाख करोड़, आई रिपीट 2.11 लाख करोड़ सरप्लस आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया है। देखो यहाँ पे है ना, 2.11 लाख करोड़ आरबीआई ने किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को दिया हुआ है। 2023 में 87.4 करोड़ ही दिया हुआ है। इस साल ऐसा उम्मीद है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया आरबीआई 2025 जिसको आप बोल सकते हो, आरबीआई किसको ट्रांसफर करने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने वाली है। अब आरबीआई पैसा कमा कहाँ से रही है? ठीक है, आरबीआई तो कुछ वैसा बिजनेस नहीं करती, फिर पैसा कहाँ से कमा रही है? सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो पैसे का ही बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस है। तो फाइनेंशियली आरबीआई ही काम कर रही होती है। प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ यूएस डॉलर, यूएस डॉलर अगर आरबीआई के बहुत बहुत ज्यादा है, आरबीआई क्या करेगी? उस यूएस डॉलर को अगर सेल कर रही है तो सेल करने से क्या होगा? पहले यूएस डॉलर अगर 1 यूएस डॉलर को अगर 80 रुपीज में खरीदा है और 1 यूएस डॉलर को अगर 85 रुपीज में बेच रही है, तो 5 रुपीज जो एडिशनल है वो सेल से आरबीआई को फायदा हो रहा है। तो आरबीआई को बेनिफिट कमाने के लिए उसने सेल नहीं किया, रादर डॉलर्स का जो भी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कराने के लिए मार्केट में डॉलर पंप किया या डॉलर को सेल किया, ऐसा बोल सकते हैं। बदले में आरबीआई को क्या मिला? रुपी। उससे क्या हुआ? प्रॉफिट। एप्रिसिएशन इन गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस अभी 1 लाख को टच कर गई थी पर 10 ग्राम, तो उसमें गोल्ड प्राइस के एप्रिसिएशन से आरबीआई को फायदा हुआ। बहुत सारा गोल्ड भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में होता है। गेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आरबीआई हेल करके रखती है, उससे जो गेन हुआ उससे भी आरबीआई को फायदा होता है। इम्प्लीकेशन ऑफ हायर डिविडेंड, अब अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को देगी तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैनेजिंग फिस्कल डिफिसिट, हायर डिविडेंड विल ईज फिस्कल प्रेशर एंड रिड्यूस द नीड फॉर एडिशनल बोरिंग। हायर डिविडेंड क्या करेगा? फिस्कल प्रेशर को कम करेगा। इट विल रिड्यूस द फिस्कल प्रेशर एंड रिड्यूस द नीड फॉर एडिशनल बोरिंग। एडिशनल बोरिंग फिर नहीं करना पड़ेगा। किसको नहीं करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होगा, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कम होगा, लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, मतलब पैसे बहुत ज्यादा रहेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ये बोलती है द एक्सपेक्टेड बैंकिंग लिक्विडिटी पोस्ट डिविडेंड कुड रीच 6 लाख करोड़। डिविडेंड के बाद बैंकिंग का लिक्विडिटी 6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। पॉलिटिकल एंड बजटरी सपोर्ट, विथ इलेक्शंस अप्रोचिंग डिफेंस नीड राइजिंग, देखो डिफेंस नीड भी अपना बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो डिफेंस नीड भी फुलफिल होगा और जो लोगों का नीड है वो भी फुलफिल होता रहेगा। ओवरव्यू क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई इज अंडरगोइंग अ क्रूशियल रिव्यू ऑफ ईसीएफ, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्न्स द risk provisioning norms and surplus distribution to the government. Government officials have expressed the view that existing buffer range may be too conservative. Existing buffer range क्या है? बहुत conservative है, hitting at the possibility of reducing the CR buffer, मतलब 4.5 से 5.5% जो है, 5.5 से 6.5, इसको बफर रेंज को कम करने की बात चल रही है। और एडिशनल कैपिटल किसके पास ट्रांसफर किया जाएगा? गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर किया जाएगा। चैलेंजेस क्या होंगे? वाइल हाई ट्रांसफर्स आर वेलकम, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा अच्छा होगा। फिजिकल स्टैंड पॉइंट के व्यू से, these are all the keywords that you are going to mention in your mains examination. Concern remains the same about diluting the RBI financial safety. RBI का financial safety dilute होना, that is a big concern. The CRB serves as a buffer during time of economic instability. जब instability होता है एडिशनल बफर रिक्वायर होते हैं, आपके अपने पास भी होने चाहिए, आरबीआई भी रखती है, पूरे देश को मैनेज करना है उसको। बैलेंसिंग fiscal financial stability with fiscal needs will be crucial in the
final decision. Second topic we are going to discuss today is IAEA. IAEA के ऊपर यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछ सकती, आगे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए IAEA बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस साल के एपीएससी के लिए भी इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पुट पाक न्यूक्लियर आर्सेनल अंडर IAEA वॉच। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो अभी IAEA की वॉच में चला जाना चाहिए। देखिए IAEA क्या है? IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो सारा मॉनिटरिंग होता है वो किसके ऊपर होता है? IAEA के ऊपर होता है। हम सेफली ये बोल सकते हैं एटॉमिक से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें IAEA एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, एक ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। वॉच डॉग की तरह भी काम करती है, ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी काम करती है। न्यूक्लियर कंसर्न जो है वो सिर्फ एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड से कंसर्न है, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है। और ऐसे में IAEA जो है, IAEA को बनाया गया था। IAEA डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से एक अलग बॉडी है IAEA, जो यूनाइटेड नेशन के बाद बनाया गया है, बट इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड नेशन एंड ऑल्सो क्लोजली वर्क्स विथ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के साथ क्लोजली वर्क भी करता है, क्लोजली एसोसिएटेड भी है। यूनाइटेड नेशन के जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों को कौन रिपोर्ट करता है? IAEA रिपोर्ट करता है, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग इट इज नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो अब IAEA का काम क्या है ये आप समझ रहे हो। थोड़ा IAEA के बारे में, 1957 में फाउंड किया गया, यूनाइटेड नेशन के साथ क्लोजली काम करता है। पावर क्या है? सेफगार्ड, इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, सेटिंग न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए काम करता है। टेक्निकल कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है। It reports to both United Nations General Assembly and Security Council. It promotes safe, secure, peaceful use of nuclear science and technology, especially in compliance with global non-proliferation norms. IAEA statute was approved on 23rd October and came into force on 29 July 1957. IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा जाता है। 178 मेंबर स्टेट इसकी मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका मैंडेट इंटरनेशनल मैंडेट है, क्रेडिबिलिटी भी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। IAEA का लीगल स्टेटस क्या है? IAEA इज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बट इट वर्क्स इन क्लोज रिलेशनशिप विद द UN। दोनों को रिपोर्ट करता है। इट इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसको क्या बोला जाता है? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द UN फ्रेमवर्क, है ना। UN के पास ऐसा कोई अपना बॉडी नहीं है, इसलिए IAEA क्लोजली काम करता है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डाइवर्टेड फॉर वेपन पर्पस। न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन बनाने के लिए डाइवर्ट नहीं किया जाए, और न्यूक्लियर एनर्जी जो भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज होते हैं उनको वॉच करना IAEA का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। की फंक्शन, IAEA वर्क टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज solely for peaceful purposes. It applies comprehensive nuclear safeguarding including monitor करना, on site inspection करना, information का analysis करना, other techniques to verify peaceful use. These safeguards serve as a first line of defense under nuclear non-proliferation treaty. ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए। IAEA helps enhance capacity at the national, regional, international level to respond to nuclear और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज। अगर ऐसा कुछ इमरजेंसीज होता है तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, साइंटिफिक कॉपरेशन, टेक्निकल एक्सचेंज, ये सब कुछ IAEA करता है। टॉपिक नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143(1). सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही एक्सटेंसिव पावर है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे उसी से रिलेटेड मेंशन है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल 143 के तहत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी पावर भी बोलते हैं। अब इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, वो इंडिया के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस मांग सकते हैं, जिसको आप लीगल एडवाइस बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे जहां पे क्लैरिटी नहीं है वहां पे एडवाइस मांगा जा सकता है। दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, that's why it is called advisory jurisdiction.
तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इन्वोक किया है आर्टिकल 143 क्लॉज 1 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक इट ओपिनियन ऑन वेदर टाइमलाइंस कैन बी मैंडेटेड फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू एक्ट ऑन बिल्स। क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टाइमलाइन मैंडेट किया जा सकता है क्या? जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल को पास करता है, बिल किसके पास जाता है? गवर्नर के पास जाता है, उस स्टेट के गवर्नर उस बिल पे साइन करते हैं और तब वो एक्ट बनता है, तब वो लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट होता है। गवर्नर के पास वो टाइम लाइन नहीं दिया गया है कि कब तक गवर्नर को साइन करके देना है। कई बार गवर्नर उस कुछ सर्टेन बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास तो बिल्कुल भी टाइम लाइन नहीं है कि प्रेसिडेंट कब तक उसको साइन करके देंगे। तो ऐसे में स्टेट जो लॉ पास करती हैं, कई बार वो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और खासकर टाइमली तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। बहुत महीनों से, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए सामने आई है। द मूव केम फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन अप्रैल 8 where a two-judge bench set a 3-month deadline for the president to act on bills reserved for her consideration। तो 8 अप्रैल को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने क्या किया? प्रेसिडेंट को 3 महीने का डेडलाइन दे दिया कि आपको 3 महीने के अंदर डिसाइड करना ही करना है ऐसे बिल्स के ऊपर। तो इसको ध्यान में देखते हुए यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का उपयोग किया गया है। आर्टिकल 143 empowers the president of India to seek the advisory opinion। 143 clause 1 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट may refer any matter to the Supreme Court for its opinion। In the first case, Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the president। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को दे भी सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। आर्टिकल 143 क्लॉज 2 क्या कहता है? अलाउज द प्रेसिडेंट टू रेफर disputes arising from pre-constitutional agreement। प्री कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इनैक्ट होता है, उसके पहले के जो भी अग्रीमेंट्स होंगे उससे जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है उसके लिए प्रेसिडेंट यहाँ पे रेफर कर सकती हैं, इंक्लूडिंग स्टेट रिलेटेड मैटर फॉर द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। बट अभी कौन सा आर्टिकल इन्वोक हुआ है? आर्टिकल 143 क्लॉज 1। The Supreme Court opinion is advisory and not legally binding since it is not a judicial pronouncement। It is not binding on the president। प्रेसिडेंट के पास एडवाइस आ गया, फॉलो करना नहीं करना ये सब प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो रिसेंट इन्वोकेशन कौन से आर्टिकल के लेके हुआ? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 200 में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है, गवर्नर के पास जाता है, मनी बिल को गवर्नर असेंट दे देता है, अगर असेंट को विथहोल्ड करता है या रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन करता है फिर बाद में उसको एसेंट देना पड़ता है। ठीक है, ये आर्टिकल 200 है। 201 में यही गवर्नर रिजर्व कर देता है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। और प्रेसिडेंट एसेंट भी दे सकते हैं, विथहोल्ड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डू ऑल दीज थ्री थिंग्स। और गवर्नर क्या कर सकता है? विथहोल्ड भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है और एसेंट भी दे सकता है। मनी बिल में क्या देना है? एसेंट देना है। तो ये चीजें जो है, ये ऑप्शंस जो हैं आर्टिकल 200 और 201 आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे पहली बार अनाउंस किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द आयुर्वेदा डे विल नाउ बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 सितंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। इस साल से 23 सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दूसरा ऐसा कौन सा इक्विनॉक्स होता है? अगर 365 डेज हैं पूरे साल में तो दूसरा इक्विनॉक्स कब होता है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। Why 23rd सितंबर इज केप्ट एज इक्विनॉक्स? 23rd सितंबर को इसलिए डेट चुना गया क्योंकि ये इक्विनॉक्स पे आता है। ठीक है, डे और नाइट जहां इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। तो ये एक तरह से बैलेंस दिखाता है। बैलेंस आयुर्वेदा भी क्या दिखाता है? आयुर्वेदा भी बैलेंस दिखाता है। बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस और स्पिरिट का बैलेंस। द सिंबॉलिक ऑफ कॉस्मिक बैलेंस सपोर्ट्स द होलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद, मेकिंग द इक्विनॉक्स अ पावरफुल मेटाफॉर फॉर नेचुरल हार्मोनी एंड हेल्थ। नेचुरल हार्मोनी और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुर्वेदा का मतलब क्या है? आयु मतलब लाइफ, वेदा मतलब नॉलेज, साइंस ऑफ लाइफ। Ayurveda deals with all forms of life and it's divided into Nara Ayurveda। Nara मतलब focus on human life। Sattva Ayurveda deals with animal health and disease। Vriksha Ayurveda deals with focus plant growth, health and disease। Ayurveda is not just a system of medicine। सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं है, पूरी आयु कैसे हेल्दी रखें उसके बारे में। पॉजिटिव हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ,
इन पूरा पूरा उसके बारे में आपका आयुर्वेदा बात करता है। आयुर्वेदा बॉडी में जितने दोष होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कफा, पित्ता और वाता बोलते हैं। वाता मीन्स एयर, कफा मीन्स आपका कफ खांसी जो आपका होता है, पित्ता मीन्स फायर। इन तीनों दोष को बैलेंस करने का काम कौन करता है, आयुर्वेदा करता है। द सेवन बॉडी टिश्यूज जिसको धातुज बोलते हैं, रसा, रक्त, ममसा, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये सब आयुर्वेदा इनसे डील करता है। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनको मल बोला जाता है, फीसिस, मूत्र, यूरिन एंड स्वेदा, स्वेट, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनसे भी डील करता है। हेल्थ इज डिफाइंड एज द बैलेंस स्टेट ऑफ दिस दोषाज, धातु एंड मलाज। ये अगर बैलेंस स्टेट में रहते हैं सारे के सारे दोषाज, कफा, वित्ता एंड वाता, और साथ साथ में सारे के सारे धातु एज मलाज, तब जाके वो पूरा आदमी को हेल्दी बोला जाएगा आयुर्वेदा के हिसाब से। डिजीज अराइज फ्रॉम इम्बैलेंस एंड आयुर्वेद ट्रीट्स द रूट कॉज नॉट जस्ट द सिम्टम। आयुर्वेद पूरा रूट कॉज से इलाज करता है, सिर्फ सिम्टम की बात नहीं करता। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इरिगेशन क्राइसिस इन इंडिया। देखो इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मीन्स। बिना मीन्स शायद ही कोई ऐसा मीन्स होता है जहां पे इरिगेशन से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉपिक नहीं आता है। बट इज इरिगेशन से रिलेटेड अभी न्यूज क्यों है? ट्रेजिक सुसाइड ऑफ कैलाश अर्जुन नागरे। कैलाश अर्जुन नागरे साहब जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उनको 2020 में यंग फार्मर अवार्ड भी मिला था। इरिगेशन और बाकी चीजों के लिए ही यंग फार्मर अवार्ड मिला था, जबकि मार्च 13 को उन्होंने सुसाइड किया है ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड इरिगेशन इश्यूज। अंडरस्कोर्स द डीप रूटेड क्राइसिस इन इंडियाज इरिगेशन सेक्टर। इंडिया के इरिगेशन सेक्टर में क्राइसिस जो है बहुत डीप रूटेड है। डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम एग्रीकल्चर के लिए हम ही करते हैं। ग्राउंड वाटर का मोर देन 85% वाटर किसके लिए जाता है, इरिगेशन के लिए ही जाता है। इंडियाज इरिगेशन प्रैक्टिस रिमेन्स इनइक्विटेबल एंड अनसस्टेनेबल। इंडिया का जो इरिगेशन प्रैक्टिस है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। इनइक्विटेबल इसलिए है क्योंकि जहां पे ग्राउंड वाटर होगा वहां पे एक्सेस करोगे, जहां पे कम होगा वहां पे नहीं करोगे। तो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंसेंसस बहुत ज्यादा आ जाता है। Agriculture accounts for 80% of total water withdrawal in India, more than 80% in fact. Annual agricultural water consumption जो है 688 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। आई रिपीट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट हमसे ज्यादा चाइना जो है उसका प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है, वाटर कंजम्पशन कम करते हुए भी। अकॉर्डिंग टू नेचर वाटर, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 36% टू ग्लोबल अनसस्टेनेबल इरिगेशन एक्सपेंशन। 2000 से 2015 तक अनसस्टेनेबल इरिगेशन एक्सपेंशन हमारा सबसे ज्यादा हुआ था। अनइक्वल एक्सेस कैसा होता है? एक्सेस शेप्ड बाय सोशल इनइक्वालिटी, ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, एनर्जी पॉलिसीज एंड वाटर मार्केट्स। सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें सोशल इनइक्वालिटी में कास्ट और ये सारी चीजें आ जाती हैं। ग्राउंड वाटर का डिपेंडेंस, जहाँ पे ग्राउंड वाटर है और नहीं है। प्रॉपर्टी का राइट्स, प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, कुआं, वेल है ना, पॉन्ड, ये सब किससे रिलेटेड है। एनर्जी की पॉलिसीज, एनर्जी जो है वो एनर्जी फ्रीली यूज हो रहा है, तो नीचे से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर आपका कैनाल से पानी निकाल के डालने के लिए, इसमें एनर्जी किस तरह का एनर्जी यूज होगा, और वाटर मार्केट्स कैसा दिया गया है, इन सारी चीजों पे आपका वाटर गवर्नेंस डिपेंड करता है। ये ऑल द कीवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। इनइक्विटी हैज डिक्लाइंड इन कैनाल, टैंक एंड वेल सिस्टम। ऑब्वियस बात है, धीरे धीरे कैनाल्स में इनइक्विटी कम हो गया है, वहां से कोई भी कास्ट और कम्युनिटी पानी ले सकता है। टैंक्स का भी वही हाल है, वेल का भी वही हाल है। इट हैज इंक्रीज्ड इन ट्यूबवेल इरिगेशन। ट्यूबवेल में ट्यूब से जब पानी ऐसा हम निकालते हैं, जहां पावर और ये सब लैंड प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा मैटर करता है, वहां पे इनइक्वलिटी बहुत बढ़ गया है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप स्पेशली विमेन डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड विद क्लाइमेट चेंज, वर्सनिंग एग्जिस्टिंग डिस्पेरिटीज। आगे बात करते हैं ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन। ऑलमोस्ट 17% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट्स आर डीम्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब हम मोर देन 85% ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर को देते हैं, बट 17% ओवर एक्सप्लॉइटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है कि वहां का सॉइल जो है सैलिनाइज हो गया है। 3.9% क्रिटिकल स्टेट में है ना, उसमें पंजाब भी है। इंटेंसिव पंपिंग हैज रिजल्टेड इन मैसिव एनर्जी कंजम्पशन। जितना ज्यादा हम पंपिंग का यूज करेंगे उससे एनर्जी कंजम्पशन हमारा बहुत बड़ा है, और एनर्जी कंजम्पशन से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल 45.3 टू 62.3 मिलियन मैट्रिक मिलियन टन एनुअली जो है इंडिया का ग्रीन हाउस गैस इमिशन। लो इरिगेशन एफिशिएंसी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंडिया 38%, डेवलप्ड नेशन 55%। हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इरिगेशन का सिर्फ 38% है, कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन दीज आर 55%।
तो जितना पानी हम दे रहे हैं उसमें सिर्फ 38% ही यूज हो पा रहा है। बिसाइड वाटर वेस्टेज, adoption of non-optimal water management practice have been causing the negative externalities, है ना। कंटिन्यूअस फ्लडिंग ऑफ पैडी, पैडी को हम लोग फ्लड करके रखते हैं, है ना। फ्लडिंग टेक्निक जो है वो ग्लोबल सबसे ज्यादा बड़ा कॉर्पोरेट एमिशन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। मेजर इरिगेशन स्कीम्स इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या चलाई हैं? प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, जिसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ये यहाँ पे दिया गया था, एक तरह से हर खेत को पानी का प्रावधान दिया गया था। इस प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत अलग अलग 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी जिसमें माइनर इरिगेशन भी आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर देखता है। वाटरशेड का डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता है। तो ये है हमारा फार्मर को एम्पावर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, हमारा जो क्रॉपिंग का पैटर्न है वो चेंज होना। वाटर एफिशिएंट क्रॉप हम लोग लगाएं, मिलेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। शुगर केन, राइस जो है इनको हम लोग कल्टीवेशन धीरे धीरे कम करें। माइक्रो इरिगेशन पे आ जाए, ड्रिप इरिगेशन पे आ जाए, फ्लड करके हम अपने खेतों को ना रखें। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन राइस कल्टीवेशन टू रिड्यूस वाटर यूज, वाटर यूज को रिड्यूस किया जाए। सोलर पावर इरिगेशन को यूज ज्यादा किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा। वाटर हार्वेस्टिंग एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, वाटर को हार्वेस्ट करना कैसे? बारिश का वाटर को हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड टेल वाटर स्टोरेज पिट्स मे बी पॉपुलराइज्ड एज सप्लीमेंट्री सोर्सेस। तो आई होप सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।